कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। नमस्कार, मैं कुमार विश्वास भारत के सबसे बड़े स्वदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आपका स्वागत करता हूं। आजादी के 74 साल पूरे होने पर इंडिया शायरी प्रोजेक्ट के इस सीजन 1 के माध्यम से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा उन तमाम किस्सों से, उन सब वाकयों से, उन तमाम शेरों से, गजलों से, कविताओं से जिन्होंने आजादी का सफर इस मुल्क के साथ साथ किया है। एहसासों की आजादी का नाम शायरी है, भावनाओं की मुक्ति का नाम कविता है, और ये तो उत्सव ही आजादी का है, ये तो जश्न ही स्वतंत्रता का है। 1947 की आजादी केवल 150-200 साल की आजादी के कश्मकश और जद्दोजहद के बाद का परिणाम नहीं है। ये हमारी बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद वो पल है जब इस पुण्य भूमि भारत ने, ऋषियों की, तपस्वियों की, महनीय लोगों के इस देश ने ये अनुभव किया कि उनका पुरुषार्थ अब स्वतंत्र है। जब देश की माओं ने अनुभव किया कि उनकी सोच की चूनर अब स्वतंत्र है। जब इस देश की बेटियों ने अनुभव किया मजाज के लफ्जों में कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को जो परचम बना लेती तो अच्छा था। इस देश के बच्चों ने, इस देश के खुदीराम बोसों ने, इस देश की बेटियों ने, इस देश की माओं ने, सबने मिलकर एक साथ कोशिश की, और 15 अगस्त 1947 को जब सूरज निकला तो वो इस देश की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था और जाने अपने नौनिहालों से, अपने बच्चों से कह रहा था कि आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी आई तो कविता अपने आप को आज़ादी के साथ प्रतिध्वनित करने लगी। 15 अगस्त को रात को जिस वक्त पूरी दुनिया सो रही थी और हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, बहुत लंबी गुलामी के बाद मनुष्यता लहलहा रही थी भारत की धरती पर, तभी भारत के एक गीतकार गिरजा कुमार माथुर इस चिंता में थे कि आज़ादी तो आ गई है, लेकिन इससे पीछे की जो बीमारियां हैं उन्हें हमें इस नए मुल्क में नहीं ले जाना। 74 साल बाद भी ये शायरी प्रासंगिक है, इसके रेलेवेंस खत्म नहीं हुआ, और वो थी ये कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। जले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। हम जीते हैं, आगे बढ़े हैं, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर, जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रवहमान रहना। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। जले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। मैं जब जब आज़ादी के किस्से सुनता हूँ, जब जब उनके साथ गाए, गुनगुनाए, लिखे गए नगमों को सोचता समझता हूँ, तो आज की सोशल मीडिया की जिंदगी में जीते हुए मैं और आप, जो अपनी किसी भी भावना को थोड़े से शब्दों में, 280 शब्दों में एक प्लेटफॉर्म पर छोड़ देते हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियो के साथ लिख देते हैं, तब की आज़ादी जब बोलना दुश्वार था, कहना दुश्वार था, लिखना दुश्वार था, और एक विदेश के दुश्मन के खिलाफ अपने लोगों को जगाए हुए भी रहना था, किस मुश्किल से लड़ाई लड़ी गई, मैं और आप केवल सोच सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत बड़े कवि, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने पहेलियां लिखी थी। एक पहेली उन्होंने ऐसी लिखी जो हिंदी समझने वाले अंग्रेजों तक को भी समझ में नहीं आई कि उनके खिलाफ है, लेकिन बाद में शिकायत हो गई और भारतेंदु के खिलाफ भी कार्रवाई हुई।
पहेली क्या थी मैं आपको सुनाता हूं, ठहाके लगाइए, मुस्कुराइए और देखिए कि कैसे हंसते मुस्कुराते हमारे कवियों ने और शायरों ने इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी थी। भारतेंदु ने पहेली लिखी, भीतर भीतर सब रस चूसे, अंदर अंदर से हमारा सारा रेवेन्यू ले लेता है, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, और हंस के मिल मिल के आपसे गले मिल के जैसे चूहा सारा सामान अंदर अंदर खा लेता है, ऐसे इस देश को खोखला कर रहा है। जाहिर बातन में अति तेज, और बाहर बात करो, जाहिर बात करो तो बहुत तेज है। तो पहेली पूछने वाली ने कहा, क्यों सखी साजन ना अंग्रेज। ये अंग्रेज का काम है कि वो अंदर से सारा रस चूस लेता है तुम्हारा, पूरे देश को खोखला कर देता है और बाहर अच्छी अच्छी बातें करता है। एक नाम और याद आता है, मैं एक शब्द बोलूंगा और आपके अंदर का हिंदुस्तान आपकी नसों में हिलोर लेने लगेगा। वंदे मातरम। ये गीत बंकिम बाबू के उपन्यास आनंद मठ में आया, लेकिन आनंद मठ में आने से पहले एक पत्रिका में एक छोटी जगह कम पड़ गई थी और संपादक बंकिम बाबू के दोस्त थे, नाम था रामचंद्र बंदोपाध्याय। जब वो बंकिम बाबू के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक कागज पर लिखा देखा, वंदे मातरम। तो उन्होंने कहा, ये कविता तो आपने अच्छी लिखी है पर बहुत संस्कृत निष्ठ आपने इसमें बांग्ला लिख दी है, ये सामान्य आदमी को क्या समझ में आएगी, इसे कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा। मुस्कुराते हुए बंकिम बाबू ने कहा, जबान की कठिनता और सरलता का मसला नहीं है, इसका संदेश बड़ा है। एक दिन आजादी मांगने वाले और आजाद रहने वाले हर इंसान की जबान पर यह नगमा होगा। और आज जब भी वंदे मातरम बजता है, चाहे सरहद के पार बजे, चाहे सरहद के अंदर बजे, वो बाहर किसी वाद्य यंत्र पर नहीं बजता, वो रक्त के एक एक कण में बजता है, आत्मा में बजता है, मन में बजता है, मस्तिष्क में बजता है। एक किस्सा मुझे और याद आता है और वो आपको बहुत अंदर तक छुएगा। कवि प्रदीप, 1940 में बंधन फिल्म आई और कवि प्रदीप बहुत पॉपुलर हो गए, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी मिली, किस्मत का गाना 1943 में आया। और गाना क्या था? दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। पूरा देश जाग गया इस गाने से। ये सीधा मैसेज था, दुनिया वालों यानी यूनियन जैक लेकर इस देश का शोषण करने वाला अंग्रेज, ब्रिटिश सत्ता। और उससे हमारा कवि 1943 में कह रहा है फिल्मों में बैठकर, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आप क्या समझते हैं प्रदीप बाहर रह जाते? अंग्रेजों को यह गाना बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कवि प्रदीप, बड़नगर मध्य प्रदेश के रहने वाले कवि प्रदीप के लिए गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दिया। और गिरफ्तारी से बचने के लिए कवि प्रदीप को अंडरग्राउंड होना पड़ा, भूमिगत होने लगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लता दीदी, स्वर कोकिला लता दीदी के स्वर में जब कवि प्रदीप का गाना सुना 1962 के चाइना वार के बाद, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो वो भी रोए और देश भी रोया। ये गीत लिखा कैसे गया था? कवि प्रदीप ने अपने संस्मरण में बताया कि ये गीत मैंने अपनी टेबल पे बैठ के नहीं लिखा, ये किसी के कहने पे नहीं लिखा। चाइना वार के बाद मैं एक दिन बाजार में जा रहा था, पैन कुर्ते की जेब में लगा हुआ था और मैं सोचता जा रहा था कि यार जो चले गए, लौट कर नहीं आए, उनके लिए भी एक नगमा हो, उन्हें भी याद करे, ये मुल्क याद करे और उनके लिए भी अपनी आंखों में पानी लाए। और इसकी पहली पंक्ति बन गई। अब इस पहली पंक्ति को लिखा कहां जाए? पेन तो है पर कागज नहीं है। तो प्रदीप कहते हैं कि मैंने साथ चलते हुए एक आदमी से कहा कि भाई साहब आपके पास कोई कागज है, मुझे एक जरूरी बात लिखनी है। संयोग देखिए कि उस आदमी के पास भी कागज नहीं था। आजादी का इतना बड़ा नगमा अपने आप को धरती पर लाने के लिए कागज ढूंढ रहा था। उस आदमी ने अपनी जेब से सिगरेट की एक डिब्बी निकाली, आखिरी सिगरेट मुंह पर लगाई और अंदर की पिन्नी खींचकर कहा, भाई इस पर लिख लेंगे क्या? और प्रदीप ने ये अमर नगमा उसी पिन्नी के ऊपर लिखा और ये गाना सदियों के लिए अमर हो गया। आप जब मुझसे ये किस्से सुन रहे हैं तो आपको एक नगमा जरूर याद आ रहा होगा। 23 मार्च हम सबको याद है, बहुत पवित्र दिन है। इस दिन शेरे बबर हिंदुस्तान भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था और आने वाली नस्लों में माओं ने ख्वाब देखे थे कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। लेकिन 28 सितंबर कम लोगों को याद है। साल 1907 जिस दिन भगत सिंह का जन्मदिन है, उसी साल में एक बात और भी है, वो ये गाना है मेरा रंग दे बसंती चोला। इस गाने के इतिहास को लेकर बहुत सारी राय हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं किसने लिखा, लेकिन एक जो बहुत ऑथेंटिक जानकारी है वो ये है कि लखनऊ के जेल में काकोरी कांड के कैदी बंद थे।
आप सबको याद है कि काकोरी में रेल रोककर भारत का खजाना जो अंग्रेज ले जा रहे थे, उसको हिंदुस्तान के बेटों ने लूट लिया था, जिनमें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, पठान अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह के साथ बहुत सारे क्रांतिकारी थे। वो सब एक साथ कैद थे। सब जानते हैं कि बिस्मिल शायरी करते थे, कविताएं लिखते थे। तो साथियों ने अपने साथ बंद शाहजहांपुर के एक दूसरे अमर शहीद और बेहद अद्भुत क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से कहा, पंडित जी, बसंत आ रहा है, जेल में पड़े हैं, कुछ तो लिखिए, आप तो शायर आदमी हैं। बस क्या था, बिस्मिल ने जेल के उसी सीखचों के पीछे उस छोटी सी कोठरी में हिंदुस्तान में आने वाले बसंत की आहट महसूस की, जो 15 अगस्त 1947 को आने वाला था, जिसका 74 साला जश्न मैं और आप Z5 पर मना रहे हैं। और बिस्मिल ने गाना लिखा, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में गांधी जी ने नमक पे धावा बोला। जो लोग, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो भगत सिंह को एक खांचे में देखते हैं, बिस्मिल को एक खांचे में देखते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दूसरे खांचे में देखते हैं। लेकिन जेल के सीखचों के पीछे बंद बिस्मिल अगर गाना लिख रहे हैं तो उसका पहला मिसरा, उसकी पहली लाइन डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं महात्मा गांधी को। 1931 में अभ्युदय एक पत्रिका छपती थी, उसमें मूल गीत छापा और यह भी कहा गया कि भगत सिंह ने आखिरी वक्त फांसी के फंदे को चूमते हुए सुखदेव और राजगुरु के साथ इस नगमे को गाया था। इसका सबसे पहला एडिशन 1927 में जिस तरह था वो मैं आपको सुना रहा हूं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। इसी रंग में वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। इसी रंग में भगत दत्त ने छोड़ा बम का गोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दत्त बटुकेश्वर दत्त। इसी रंग में भगत दत्त ने छोड़ा बम का गोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। मैं केवल आपको वो लाइनें सुना रहा हूं जो आपने नहीं सुनी। इसी रंग में पेशावर में पठानों ने सीना खोला, मेरा रंग दे। पेशावर जो अब दूसरी तरफ है, पर आजादी तो साथ मिली। इसी रंग में पेशावर में पठानों ने सीना खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। इसी रंग में बिस्मिल अशफाक ने सरकारी खजाना खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। बहुत सारे तो ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका जिक्र ही नहीं होता। इसीलिए मैंने महाकवि दिनकर की इस लाइन से आज का शो शुरू किया, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। इसी रंग में वीर मदन ने गवर्नमेंट पे धावा बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। इसी रंग में पद्मकांत ने मॉडर्न पर धावा बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। इंडिया शायरी प्रोजेक्ट के सीजन 1 में हिंदुस्तान की आज़ादी को प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए, मैं उन तमाम कवि जो इस समय इसे देख रहे हैं, तमाम वो शायर जो इसे देख रहे हैं, तमाम वो लोग जो शायरी करना चाहते हैं, जो कविताएं लिखना चाहते हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि बड़ी कविता वो होती है जो आदमी को आदमी बनाती है। बड़ी कविता वो होती है जो हमें मनुष्यता से जोड़ती है। आप सब भी अगर कविता लिखते हैं, आप सब भी अगर शायरी करते हैं, तो आप मेरे साथ इसी डायस पर कभी भी आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उसके दरवाजे हमने आपके लिए खोल कर रखे हैं। लेकिन आज इस एपिसोड में मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा कुछ ऐसे लोगों की जो शायरी के इन्हीं किस्सों को, इन्हीं दिलचस्प बातों को आप तक पहुंचाएंगे नए तरीके से।